गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, फंक्शंस। फंक्शन क्लास 11th, क्लास 12th, कैट, मैनेजमेंट एग्जाम्स में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारे पास। आज हम इसको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप ये रियलाइज करेंगे कि इससे पहले फंक्शन आपने शायद इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा। हर चीज क्लियर करूंगा आपको। तो सबसे पहले देखिएगा फंक्शन होता क्या है। मैं ये कहता हूं फंक्शन वो है जब प्रोसेस कंप्लीटली टेकन प्लेस, प्रोसेस टेकन प्लेस, जब कोई भी काम मेरा हो जाता है तो उसे मैं क्या कहता हूं कि मेरा फंक्शन परफॉर्म हो गया, फंक्शन परफॉर्म हो गया। कहता है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। आपके पास दो सेट हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है। दोनों के दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मतलब जिसमें कोई ना कोई वैल्यू तो होंगी। देयर कॉरेस्पॉन्डेंस is called function। उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या कहलाती है? फंक्शन कहलाती है। सर अभी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है? कॉरेस्पॉन्डेंस को हम रिलेशन भी कहते हैं। आप पहले वाली क्लासेस मेरी देख चुके हैं और रिलेशन आपको पता होगा कि क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डेंट को हम रिलेशन भी कहते हैं, समझे? तो यानी कि सर रिलेशन होगा तभी फंक्शन। हाँ जी, रिलेशन होगा तभी फंक्शन होगा मेरे पास, समझे? फंक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मैंने कहा एक फंक्शन होता है स्क्वायर का। स्क्वायर भी एक फंक्शन था मेरे पास। स्क्वायर एक फंक्शन था जिसका काम क्या था? काम का मतलब प्रोसेस। वो प्रोसेस कैसा करता था? यहां पे मैंने पहले इनपुट डाला, उसका प्रोसेस क्या होता था? इनपुट से ही मल्टीप्लाई करता था। इनपुट से ही मल्टीप्लाई करता था और क्या मिल जाता था मुझको? आउटपुट। क्या मिलता था मुझको? आउटपुट। ये मेरे पास स्क्वायर का फंक्शन था। जैसे कि 5 डाला तो मुझे यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा? 5 into 5 और रिजल्ट क्या मिला? 25। यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। ऐसे ही होता था। तो ये भी मेरे पास क्या था? एक फंक्शन। देखो बचपन से पढ़ रहे थे ना फंक्शन। फंक्शन एक और चीज कहता है परफॉर्म्स सिमिलरली फॉर एवरीवन। हर एक के लिए एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है किसी के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग। कैसे? सर अगर मैं यहाँ पे -2 डाल दूं तो काम तो मेरा तब भी वो वही करने वाला है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया? 4। काम तो उसका वही रहने वाला है ना, उसमें कुछ काम तो नहीं बदलने वाला उसका। ये बात समझ गए अच्छे से? ये मेरे पास क्या हो गया? फंक्शन का पार्ट, कि फंक्शन होता क्या है। ये आपने सीख लिया फंक्शन क्या है मेरे पास। अब ये देखिएगा फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है f और यहां पर x। ये आपके पास इस तरह से भी लिख सकते हो g, y, g, x, जैसा आप पॉलिनोमियल में लिखते थे। यहां पे आप दिखा रहे हैं कि फंक्शन है और फंक्शन किसकी टर्म्स में है? x की टर्म्स में। इट इज सेइंग दैट फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ x। किसकी टर्म्स में है? x की टर्म्स में। समझे? अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो ये x होता है
ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पढ़ेंगे अभी हम आज ही। दो तरह के वेरिएबल्स होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट। जो फंक्शन के साथ ऐसे लिखा होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सर इसका मतलब सुनिएगा अब। मैंने ये कहा, हम एरो डायग्राम के साथ देखेंगे हर चीज को। ये मेरे पास दो सेट थे, एक सेट था ए, एक सेट था बी। ए से बी के ऊपर रिलेशन जा रहा है। क्या जा रहा है? रिलेशन। बहुत सारे रिलेशन जुड़कर ही एक फंक्शन बन सकता है, ध्यान रखना। और कहता है इस तरह से डिफाइंड मैंने किया कि y मेरे पास x प्लस में 2 है। y मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? x प्लस में 2 की फॉर्म में आ रहा है। यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं, जो a है वो x को कंटेन करके बैठा है और जो b वाला सेट है वो y को कंटेन करके बैठा है। कहने का मतलब y आउटपुट है और x इनपुट है। y आउटपुट है और x इनपुट है। अब मेरी बात को सुनिएगा, अगर मैं सिर्फ इस और इस इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन है ना मेरे पास, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास कौन है? x। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? y। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है मैं x की कोई वैल्यू डालूंगा तभी y आएगा। बिना x की वैल्यू डाले मेरे पास y नहीं आएगा। मैं x की कोई वैल्यू डालूंगा तो ही y आएगा। विदाउट y नहीं, विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू डाले बिना y मेरे पास कभी नहीं आएगा। ये बात समझ गए? तो जिसके अब मैं कह सकता हूँ सिंपल लेमन लैंग्वेज में, y तो x के ऊपर डिपेंडेंट है, y तो x के ऊपर डिपेंडेंट है। x क्या है? वो वेरिएबल जिसके अकॉर्डिंगली मैं जा रहा हूं। समझिए? इसका मतलब मैं यहां पर ये भी कह सकता हूं कुछ हद तक ये इनपुट है, ये क्या है? इनपुट है मेरे पास। समझे हो ये बात? अब सुनिएगा, 1 2 3 4। अब हम कुछ कंडीशंस भी पढ़ेंगे फंक्शन की डेफिनेशन होने के बाद। फंक्शन की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। मैंने कहा अगर 1 को 2 यहां पे पुट करता हूं तो 1 + 2 3, 2 को पुट करूंगा तो 4, 3 को पुट किया तो 5, 4 को पुट किया तो 6। बस 1 आपको पता चल गया मेरे पास 3 से लिंक्ड है, 2 4 के साथ मैप्ड है, 3 5 के साथ और 4 6 के साथ। मैपिंग कहूं या इंटरलिंकिंग कहूं, बात एक ही है। समझ गए ना? क्योंकि मैं आपको लिखकर दिखाना चाहूं तो ये 1 प्लस में 2, ये 2 प्लस में 2, ये 3 प्लस में 2, ये क्या है? 4 प्लस में 2। देख पा रहे हैं? काम तो एक जैसा हो रहा है। फंक्शन की पहले वाली डेफिनेशन जो मैंने बताई वो टेक प्लेस कर गई मेरे पास। समझे हो? तो ये आपके पास क्या था? फंक्शन एक्यूरेसी के साथ डिफाइन करना। अब हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। अब उसको इक्वेशंस पे जाने से पहले ये वाला जो डाटा है, यानी कि वो वैल्यूज जो मेरे पास आउटपुट वाली साइड पे यानी कि बी वाली साइड पे होंगी, उसे मैं इमेज कहता हूं। वो वैल्यूज जो मेरी इनपुट साइड पे यानी ए वाली साइड पे होंगी, उसे मैं प्री इमेज कहूंगा। क्या कहूंगा? प्री इमेज। समझने की बात समझिएगा। अगर मैं 3 से पूछूं 3 तेरे लिए 1 क्या है, 3 तेरे लिए 1 क्या है, तो वो प्री इमेज है। क्या है? प्री इमेज। मैं 1 से पूछूं 1 तेरे लिए 3 क्या है, इमेज है। 1 तेरे लिए 3 क्या है, इमेज है। समझे? कहने का मतलब 1 का आउटपुट कौन है? 3 का इनपुट कौन है? 1। तो जो इनपुट है वो एक तरह से प्री इमेज और जो आउटपुट है वो क्या है? एक तरह से इमेज।
समझे? अच्छे से आ गया, समझ गए हो ना इमेज और प्री इमेज का। अब आगे वो क्या लाइन बोलता है सुनिएगा, कहता है एन एलिमेंट इन सेट ए, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इनपुट साइड मस्ट हैव यूनिक इमेज। ये है पहली कंडीशन फंक्शन के होने की। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। मैं अभी कहता नहीं रिलेशन क्या है, मैंने यहां पे मान लिया आपके पास 2 3, यहां मान लिया ए बी सी, ठीक है। मैंने कहा 1 वाला है वो ए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 1 वाला बी से भी जुड़ा हुआ है, और 3 वाला सी, 2 वाला सी से, 3 वाला डी से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आप एक चीज देखेंगे, जो 1 वाला एलिमेंट है ए सेट में यानी कि इनपुट साइड पे, उसके आउटपुट कितने आ रहे हैं? आउटपुट एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है, एक ए आ रहा है और एक बी आ रहा है। कभी ऐसा हो सकता है एक चीज के डालने पर 2 आउटपुट अलग अलग निकल कर आए, सेम हो सकते हैं, अलग अलग तो नहीं हो सकते ना। अब ये देखिएगा, अगर मैं इसकी हिडन वैल्यूज को बाहर निकालूं, हिडन वैल्यूज को बाहर निकालूं, ए 3 था मान लो, बी 4 था, ये 5 था मान लो मेरे पास, और ये 6 था मेरे पास। मैंने कहा रिलेशनशिप ये वाली थी, रिलेशनशिप मेरे पास यही वाली आ गई। सर 3 को तो सेटिस्फाई कर रही है, 3 + 2 5, 4 को भी कर रही है, 4 + 2 6, लेकिन 1 का रिलेशन तो 3 ही आएगा ना। क्या 1 को पुट करने पे 3 के अलावा ये 4 आ सकता है? ये तो फिजिबल कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो सकती है, ओनली 1 इमेज। समझ आ गया अच्छे से? ये मेरे पास पहली कंडीशन मैंने आपको करवा के दिखा दी। अब मैं बात करता हूं दूसरी कंडीशन की। अब वो ये कहता है ये सेट ए था, ये सेट बी था, 1 2 3, मान लो मैंने यहां पे लिया 1 -1 0 1 1 0 1 0 मान लो। अब यहां पे मेरे पास जो मैंने रिलेशनशिप है वो चेंज कर दिया, मैंने कर दिया x²। क्या कर दिया? x²। अब एक बात को सुनिएगा, 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा? 1। -1 का स्क्वायर करूंगा तो भी क्या आएगा मेरे पास? 1। 0 का स्क्वायर करूंगा तो 0। इसको छोड़ दो, अब नहीं लिखते हो तो एक बार के लिए। अब एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, प्रोसेस हो रहा है ना। कहने का मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। 2 एलिमेंट्स और मोर in A can have same image, सेम इमेज हो सकती है। देखो करके दिखाया मैंने, 1 का स्क्वायर भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर भी 1 आता है, दोनों एक ही को पॉइंट करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ ना, ये एक रोमन नाम का बच्चा है, ये एक मुस्कान नाम की बच्ची है, दोनों का मैं कहता हूं दोनों इंटेलिजेंट हो सकते हैं ना। ये इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहां लिख देता इसका मतलब इंटेलिजेंट है,
तो दोनों इंटेलिजेंट हो सकते हैं ना, पक्का। लेकिन जो इससे पहले वाला केस था, क्या मैं ये कह सकता हूं ए नाम का आदमी मैथ्स में अच्छा है, उसी टाइम मैं कह दूं मैथ्स में अच्छा नहीं है? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अब कहोगे सर अलग अलग सब्जेक्ट है, तो भाई अलग अलग सब्जेक्ट लोगे तो फंक्शन भी तो अलग अलग होगा। फंक्शन तो मैथ्स का चल रहा है मेरे पास, समझे? समझ आ गया होगा, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ। नॉट रिलेशनशिप, गलती से बोल गया बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलेंगे। वो ये कहता है एक सेट है ये, एक सेट है भी, भाई पुरानी कहानी आपकी। मैंने कहा 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी सी, ए 1 से जुड़ा हुआ, 1 2 बी से जुड़ा हुआ है, 3 सी के साथ जुड़ा है। 4 को जुड़ने के लिए कोई अक्षर बचा ही नहीं, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो भी फंक्शन नहीं है, तो भी फंक्शन नहीं माना जाएगा मेरे पास। क्योंकि मैंने क्या कहा था, प्रोसेस कभी टेक प्लेस नहीं करी। जब प्रोसेस टेक प्लेस करेगा तभी मेरे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव इमेज इन बी, जरूरी है। अब इसको समझते हैं कि सर ये क्यों, प्रोसेस होगा तो ही फंक्शन बनेगा। मैंने कहा ये शॉपकीपर है, मैंने कहा ये कौन है, शॉपकीपर। ये कस्टमर थे, ए के पास ये वाला जो चीज है ना उसका नाम है साबुन है, उसके पास क्या है, टूथपेस्ट है, उसके पास क्या है, शैम्पू है, ठीक है। ए को सोप चाहिए था तो वो लेके चला गया, 2 को पेस्ट चाहिए था तो वो लेके चला गया, 3 को शैम्पू चाहिए था वो लेके चला गया। 4th आया, कहता है मुझे चाहिए टी शर्ट। कौन चाहिए मुझे टी शर्ट? मेरे पास तो टी शर्ट है ही नहीं, मेरे पास तो टी शर्ट है ही नहीं, तो मैं उसको टी शर्ट नहीं दे सकता, मैं उसको टी शर्ट नहीं दे सकता, टी शर्ट नहीं दे सकता, तो प्रोसेस होगा, नहीं हुआ। प्रोसेस का मतलब सर, प्रोसेस का मतलब एक्सचेंज ऑफ आइटम्स। यहाँ पे उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको चीज दी, उसने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको चीज दी। क्या यहाँ पे ये वाला कस्टमर मुझे पैसा देगा? नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसको चीज नहीं दी, मैंने उसको टी शर्ट नहीं दिया, तो ये मेरे पास फंक्शन नहीं बनेगा। समझे? क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब एक और कंडीशन देखते हैं। देखा कितनी बड़ी डेफिनेशन है फंक्शन की। कहता है यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया, 3 मान लो, चलो छोटा, ए बी सी डी ई आ गया यहाँ पे। वही कहता है 1 मेरे पास ए से लिंक्ड है, 2 मेरे पास बी से लिंक्ड है, 3 सी के साथ लिंक्ड है। क्या अब फंक्शन है? कुछ सोचेंगे नहीं है, मैं कहता हूं है, मैं कहता हूं है फंक्शन। क्यों है? कंडीशन थी ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ए के तो हो रहे हैं, बी की कोई कंडीशन ही नहीं दी मैंने आज तक। तो वही मान के चलो बच्चों, ये कस्टमर है, ये शॉपकीपर है, यहां पे मेरे पास सोप रखा है, यहां मेरे पास शैम्पू रखा है, यहां मेरे पास टूथपेस्ट रखी है, यहां मेरे पास मसाले रखे हैं, यहां मेरे पास शुगर रखी है। ए वाले को साबुन यानी कि सोप चाहिए था, उसने साबुन ले लिया, प्रोसेस हुआ, हाँ जी। 2 वाले को शैम्पू चाहिए था, प्रोसेस हो गया। 3 वाले को टूथपेस्ट चाहिए था, प्रोसेस हो गया। यहाँ पे कोई कस्टमर ऐसा बचा क्या जिसके साथ प्रोसेस नहीं हुआ? कोई कस्टमर बचा क्या जिसके साथ प्रोसेस नहीं हुआ? प्रोसेस तो हो रहा है। अब इसको इससे क्या मतलब कि मेरे पास शुगर भी बचा हुआ है, वो तो अपना सामान लेगा, वापस जाएगा, पैसे देके जाएगा, प्रोसेस हो गया, तो मतलब ये फंक्शन है। वो मतलब नहीं है क्या बचा है क्या नहीं बचा मेरी इन्वेंट्री के अंदर, स्टॉक के अंदर, समझे ना अच्छे से? वेरी नाइस।
ये अब आपको क्लियर हो गया फंक्शंस की कंडीशंस के बारे में। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जो इनपुट साइड होता है ना, इनपुट साइड, उसका बड़ा ही सुंदर नाम दिया गया, उसको कहते हैं डोमेन। रिलेशन में भी बताया था मैंने, हाँ जी। अब आता है रेंज और कोडोमेन। मैं कहता हूं आधे से ज्यादा बच्चों को और इवन कुछ लोगों को भी समझ गए होंगे मैं लोग क्या कहना चाह रहा हूं। कोडोमेन और रेंज के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता। समझना बड़े ध्यान से। जिसे मैं ब्लू कलर से एनसर्कल कर रहा हूं, देखो नोटिस करो, एक लिंक स्टैब्लिश करो। ब्लू कलर से मैंने उनको हाईलाइट किया है जिसकी मैपिंग हो चुकी है, एलिमेंट्स विच आर मैप्ड। उसका जो पूरा कलेक्शन होगा उसको कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। यानी कि आउटपुट जो मिल रहा है। सर ये तो रिलेशन में बताया था, हाँ जी। फिर बच्चों कोडोमेन के बारे में नहीं पता होता ना आधे लोगों को। अब सुनना, बी वाले कंप्लीट सेट की मैं बात करूं, चाहे उसमें कोई मैप्ड हुआ है या नहीं हुआ, उसको कहते हैं कोडोमेन। उसको क्या कहते हैं? कोडोमेन। ये पार्ट क्लियर हो गया, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है और डोमेन क्या है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्लियर, अच्छे से चलिएगा। ये हमने फंक्शन कंडीशंस देख ली, डोमेन कोडोमेन का कंसेप्ट देख लिया। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की मैं बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं हम। सुनिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर बड़े ध्यान से। मैं इजी से लेके जाऊंगा, ठीक है, ज्यादा उसमें नहीं जाने वाले हैं। स्टार्टिंग में एक होता है मॉडुलस फंक्शन, जिसको मॉड भी कह देते हैं। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरह से, समझे। इसका मतलब होता है गिव रिजल्ट इन पॉजिटिव ओनली, गिव रिजल्ट इन पॉजिटिव ओनली, हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये आउटपुट में आता है, ये आउटपुट है, रिजल्ट आउटपुट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको इनपुट साइड पे, मैं क्या बोल रहा हूं, इनपुट साइड पे इसको ब्रेक करूं, तो x पॉजिटिव वैल्यू कब होती है इनपुट में? जब 0 से बड़ा हो। नेगेटिव वैल्यू कब आती है? जब वो 0 से छोटा हो। ये इनपुट है। ये किसकी बात कर रहा हूं? इनपुट की। आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। यानी कि ये इनपुट था, आपने उसको मॉडुलस में डाला, ये क्या हो गया? प्रोसेस। आउटपुट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। ये आउटपुट था मेरे पास, समझे। अब बात को सुनिएगा। ये कंडीशन याद होगी, ध्यान आ गई, सबको समझ आ गई? वेरी गुड। तो मॉडुलस का पता चल गया। अरे वाह, कितना आसान है। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। सर फंक्शन होगा तो उसको y के इक्वल रख लेंगे। हाँ जी, जैसा करेंगे इसको ना y के इक्वल रख लेंगे। फंक्शन ही तो है, y के इक्वल मान लिया। सर अगर इनपुट मेरे पास, आपको यहां पे पता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3,
-1 और ये -2, ये 1 ये 2 और ये 3 मान लिया। अगर मैंने यहाँ पे 0 डाला, 0 तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस का 0। 1 डाला तो प्लस का 1 आएगा मेरे पास, 2 डाला तो प्लस का 2 आएगा मेरे पास। इस तरह से चलेगा। माइनस का डालूंगा सर ये वाला, तो भी आंसर तो प्लस का आ रहा है। माइनस का 2 डालूंगा तब भी प्लस का आएगा रिजल्ट। तो समझे? अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, इस तरह से ग्राफ बन गया मेरे पास। ये ग्राफ किसका है? मॉडुलस फंक्शन का है। समझे? बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही जबरदस्त फंक्शन है ये। आ गया सबको? इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं भूलना है। बच्चा ये तो याद कर लेता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये भूल जाता है कि है क्या, इनपुट क्या है। इनपुट को दिखना ज्यादा जरूरी है मेरे पास। क्लियर? फिर मेरे पास आता है नेक्स्ट फंक्शन, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बड़ा ही जबरदस्त, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समटाइम्स इसको बच्चे GIF के नाम से भी जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सुनिएगा, रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी इस तरह से, x कोई भी नंबर हो सकता है, उसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। ये होता है नॉर्मली, कहता क्या है? नियरेस्ट इंटीजर पे जाऊंगा मैं। कहां जाऊंगा मैं? नियरेस्ट इंटीजर पे जाऊंगा while मूविंग, ये सुनना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स द 0, while moving towards the 0। ये लाइन नहीं मिलती किसी बुक में जनरली जल्दी से। सुनिएगा, ये आता कैसे? क्वेश्चन कहता है सर 7.3 है, उसका रिजल्ट क्या होगा? 0.5 है, उसका रिजल्ट क्या होगा? 7.9 है, उसका रिजल्ट क्या होगा? समझ रहे हो? राउंड ऑफ नहीं करना है, राउंड ऑफ नहीं है बच्चों। सुनना, नंबर लाइन से समझेंगे ना। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, माइनस का 3 पॉइंट होंगे कहीं ना कहीं बीच में कुछ। मैंने बात करी 7.3 की, तो मैंने मान लिया इस तरह से लाइन पे आगे जाते जाते यहां 7 आया होगा और यहां 7.3 मान लिया मैंने, यहां 8 आया होगा। समझ रहे हो? अब मेरी लाइन को पढ़ना, जो मैं बोल रहा था 7.3 है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? कहता है इंटीजर लेके आऊंगा, यानी कि डेसिमल में नहीं आने वाला, नेगेटिव पॉजिटिव वो कुछ भी आ सकता है। 0 की तरफ जा रहे हैं, ये 7 है, 7 से जब मैं चलूंगा, सॉरी 7.3 है, 7.3 से जब मैं 0 की तरफ भागूंगा, देखो देखो, भागो भागो, भागा भागा भागा, सबसे पहले रास्ते में कौन मिला इसको? 7। सबसे पहले रास्ते में कौन मिला? 7। कहता है इंटीजर है तू? हाँ इंटीजर हूं। तो कहता है मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरे को रास्ता मिल गया, मेरा आंसर आगे 7। समझे? 0.5, यहां पे कहीं 0.5 होगा, भागा 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 0 की तरफ, ओ पहला इंटीजर 0 ही मिला तो 0। 7.9 राउंड ऑफ करते, चलो इसको मैं ना थोड़ा और मान लेता हूं 3.9। राउंड ऑफ करते तो आप क्या कहते? 4। अरे नहीं भाई, यहां पे 3.9 है, भागो 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 0 की तरफ भागो, भागा, रास्ते में कौन मिला? 3 मिल गया तो 3 ही रख दूंगा मैं अपना आंसर। समझे? अब आता है आगे, कुछ नेगेटिव वाले भी बताओ ना सर। कहता है माइनस का 1.5 है बच्चों,
माइनस का, ओहो, भागूंगा तो 0 की तरफ, बीच में मिला माइनस का 1, -1 आ गया आंसर। समझ रहे हो अच्छे से? ये हो गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर। समझ गए ना? वेरी गुड। अच्छा, जब आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में समझ गए, फिर आपके पास आते हैं दो टाइप्स के फंक्शन। एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ओड फंक्शन। एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ओड फंक्शन। ये दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम, इवन एंड ओड फंक्शन। सुनिएगा इवन और ऑड फंक्शन के बारे में, स्टोरी मेरी क्या कहती है, कहानी मेरी क्या बनती है। ये वो 2, 4, 6 वाला इवन मत मान के चलिएगा भाई, ठीक है? इवन फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन which gives same result, मैं माइनस या पॉजिटिव नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूं सेम रिजल्ट irrespective of नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। जो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से अपना आंसर चेंज नहीं करते, ये ध्यान रखने वाली चीज है, चेंज नहीं करते, वो इवन है। और विच चेंज अकॉर्डिंग टू साइन, वो ओड फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने कहा मॉड फंक्शन -5, रिजल्ट क्या आएगा? +5 लिखता हूं तो भी रिजल्ट क्या आया? सेम। तो ये कौन सा फंक्शन बना मेरे पास? इवन। समझे? और इतना ही नहीं, cos ऑफ x की बात करते हैं। आपको पता है cos -90 लिखूंगा तो भी आंसर 0, cos +90 लिखूंगा तो भी आंसर 0। क्या है? इवन। और अब जो बच्चों को गलतफहमी रहती है, कहता है अब भाई अच्छा 90 भी छोड़ दो, कुछ बच्चे सोचते हैं माइनस में नहीं आ सकता, cos 0 1 होता है, बाहर माइनस है तो -1, माइनस का 0 पता है आपको, cos एब्सॉर्ब कर लेता है माइनस, cos 0 1 माइनस का 1, तो भी इवन है मेरे पास। ये मेक सेंस अच्छे से? अब आता है ओड फंक्शन के, देखते हैं। मैंने कहा सिंपली x, अगर मैं -5 डालूंगा तो रिजल्ट आएगा -5, +5 डालूंगा तो आएगा +5, डिफरेंट आ गया, तो कौन सा बना? ओड फंक्शन बन गया। x³ क्या होगा? देखो 1 का क्यूब करा तो 1, -1 का क्यूब किया तो -1। फंक्शन कैसा आ गया? ओड फंक्शन। अच्छे से क्लियर है? पक्का? चलिएगा, अब आता है नेक्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मतलब जो सेम रहता है, जैसे कि मैंने कहा y = 5, y = 5। अब एक बात को सुनिएगा, तो y 5 है तो आपके पास ये कुछ इस तरह से ही जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको ना रेंज का और डोमेन का हिसाब बताता हूं। देखो आउटपुट तो 5 ही आना है, और जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? रेंज। तो इसकी रेंज क्या आएगी? 5। मैं बात करूं इसकी डोमेन की,
इनपुट आप मर्जी कुछ मर्जी डाल लो, यहां पे डाला, यहां डाला, यहां डाला, यहां डाला, इनपुट कहीं से भी डाल लो, पूरे का पूरा रियल नंबर वो क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। समझे अच्छे से। ऐसे ही मैं आपको अगर बात करवाता हूं मॉडुलस फंक्शन की डोमेन की, सुनना, इनपुट आप कुछ मर्जी डालोगे ना, तो वो क्या होगा आपके पास रियल नंबर। रेंज में आंसर पॉजिटिव आएगा तो वो क्या होगा, खाली आर पॉजिटिव। समझे। ऐसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं, GIF आपका फेवरेट फंक्शन, इनपुट में तो आपको ये पता है डोमेन होता है, आप पॉइंट्स भी डाल सकते थे तो रियल नंबर कुछ भी आ सकता था। आउटपुट यानी कि मैं बात करूं मेरे पास रेंज की, तो वो खाली इंटीजर आता है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर। Z का मतलब इंटीजर आप जानते हैं। समझे कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आगे आने वाली क्लास में हम अपने डोमेन और रेंज के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, प्लीज डू लाइक शेयर इट। थैंक यू।